तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ एग्जामिनेशन टिप्स बताना चाहूंगा। ये एग्जामिनेशन टिप्स हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 1 का, 2 का, 3 का एग्जाम क्यों ना दे रहे हों, चाहे वो क्लास 10, 12 बोर्ड्स, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसमें ये सारी बातें आपको काम आएगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है। मैं ये जो टॉपिक है वो सीए इलेक्टिव पेपर के ऊपर ज्यादा आधारित रख रहा हूं, लेकिन आपको कुछ कुछ बातें बिल्कुल अपने एग्जाम से सिमिलर मिलेगी। तो आप इस जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और एग्जाम में डेफिनेटली आप 100% सिक्योर कर सकते हो, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो 100% जो मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स सिक्योर किए हैं, जो आज आईटीसी के असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हैं, मैंने उनके जो इंटरव्यू से जो मेरे को बातें निकल कर आई एग्जामिनेशन टिप्स के ऊपर, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बी कंफर्टेबल एंड गेट रिलैक्स्ड। सबसे पहले काम है आप कंफर्टेबल हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं। सबसे पहला है पेपर पैटर्न। आपको पेपर पैटर्न देखना होगा कि आपकी पेपर की पैटर्न क्या है, क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्या पेपर पैटर्न है वो आप देखिए। तो जहां तक पेपर पैटर्न की बात है, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए जो ठीक आपके अटेम्प्ट से पहले आया है। एक क्वेश्चन पेपर जरूर आप देखिए। 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा, आप कोई भी बुक्स लेकर एग्जाम में जा सकते हैं। ये मैं सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है सर। एक क्वेश्चन ऑप्शनल होगा। ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करेगा और इसमें 4 एमसीक्यू होंगे 2 नंबर के, तो 8 नंबर का एमसीक्यू हो गया। तो 5 क्वेश्चन में 40 नंबर का एमसीक्यू हो गया, ठीक है। 40 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया। ड्यूरेशन, सबसे पहले देखिए कितने घंटे का पेपर है। यहां पर हमारा इलेक्टिव पेपर 4 घंटे का पेपर होता है, 4 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्वेश्चन का तरीका क्या है, तो मैंने जैसा कहा 40% एमसीक्यू है और 60% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो 40 नंबर एमसीक्यू आप हाथ से जाने मत दीजिए, वो बहुत सिंपल होगा। जो क्लास में हमने आपको बताया है, आप डिट्टो उस क्वेश्चंस को वहां से पाएंगे और 100% इसमें सिक्योर कर लेंगे। 40 नंबर का एमसीक्यू यहां पर आएगा। हाउ टू यूटिलाइज, 15 मिनट आपको मिलता है एग्जाम से पहले। 4 घंटे से पहले आपको 15 मिनट और मिलेगा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। उस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें, मेरा मानना है उस 15 मिनट में आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए और उसको आंसर आप लिख लेने चाहिए। वहीं पर पेंसिल से आप मार्क कर लीजिए इफ अलाउड, नहीं तो आप माइंड में रखिएगा आंसर, वहां पर क्वेश्चन पेपर में आप मार्क कर लीजिए इफ अलाउड, या आप माइंड में रख लीजिए। तो अब आप देखिए कि इट विल हेल्प यू टू सेलेक्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। अब आप देखिए कि इसमें जितने ज्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चंस हैंडल कर पा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसमें पूरा पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। जिसमें ज्यादा एमसीक्यू आप कर पा रहे हैं उससे आपको सेलेक्ट करना चाहिए, और जिसमें आप कम एमसीक्यू सेलेक्ट कर पा रहे हैं उसे आप रिजेक्ट कर देना चाहिए, प्रोवाइडेड, इसका एक कंडीशन ये है, यू आर ऑल्सो एबल टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सिलेक्शन क्वेश्चन। सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपने किए हैं उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आप सॉल्व कर पाए। नंबर 5, टेक ऑल योर बुक्स एंड मटेरियल। बहुत बार बच्चे मटेरियल्स और बुक्स ले जाना भूल जाते हैं। जितने भी क्लास में मैंने आपको मटेरियल दिए हैं, सारे आपको मटेरियल लेकर जाने चाहिए। प्रॉपर उसमें इंडेक्स नंबर होना चाहिए, प्रॉपर उसमें पेज नंबर होना चाहिए। ये 5वां आपका एग्जाम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है सर। आप देख सकते हैं क्लास में जैसे मैंने आपको लिखवाया है, इस क्वेश्चन को मैं टैकल करने की कोशिश कर रहा हूं। एज पर आरबीआई फ्रेमवर्क, एसएमए विद सब कैटेगरी 1 डिनोट्स। एसएमए कैटेगरी 1 का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो एसएमए 1 में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। एसएमए 1 में आप सीधे क्लास रजिस्टर जाएंगे, क्लास रजिस्टर में देखिएगा एसएमए 1 में क्या दिया हुआ है, ओवरड्यू बिटवीन 31 टू 60 डेज। तो अब देखिए कौन सा आंसर होगा, बताइए 31 टू 60 डेज। आंसर बताइए ए, बी, सी या डी, फटाफट आंसर बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। ए, बी, सी या डी। अब देखिए एसएमए 1 का आंसर क्या है, एसएमए 1 में क्या लिखा हुआ है, ओवरड्यू बिटवीन 31 टू 60 डेज। अब देखिए यहां पर ये क्या कहां लिखा हुआ है, ए, बी, सी या डी कहां लिखा हुआ है, आंसर इज ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। आप अगर क्लास रजिस्टर लेकर जाएंगे तो आप डेफिनेटली 100% सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है सर।
उसके बाद नंबर 6, बिगिन विद दोज क्वेश्चंस व्हिच यू फील इजी। सबसे पहले एग्जाम में इजी क्वेश्चन करने चाहिए, जो आपको सरल लग रहे हैं वो करना चाहिए, जो आपको टफ लग रहा है वो बाद में करना चाहिए, जो सरल लग रहा है वो पहले करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। नंबर 7 इंस्ट्रक्शन, सेटअप ए पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल। हर एक क्वेश्चन का एक टाइम मान लीजिए। कुछ बच्चों को मैं देखता हूं टाइम की कोई कदर ही नहीं होती, कुछ बच्चों को मैं देखता हूं समय वेस्ट करते जा रहे हैं, कभी मोबाइल पे ध्यान, कभी टीवी पे ध्यान, कभी कहां पे ध्यान, कभी कहां ध्यान। इससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता जा रहा है। आप समय को अगर नहीं कदर करेंगे तो समय भी एक दिन आपका कदर नहीं करेगा। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको समय का कदर करना चाहिए, आपको प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है सर, एक क्वेश्चन में टाइम कितना आपको लगाना है। मैं आपको टाइम शेड्यूल बांट के दे रहा हूं, पर्टिकुलर क्वेश्चन का शेड्यूल बताइए। आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, यहां पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 घंटे का है। ठीक है, तो इसका मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है। पहले एमसीक्यू जो 40 नंबर का है उसको आपको 1 घंटे में करना है, कर लेंगे। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है। तो माइंडसेट बना लीजिए, पहले एमसीक्यू कर लीजिए, सारे एमसीक्यू हो गए, 1 घंटा खत्म हो गया। पर क्वेश्चन टाइम 3 मिनट मिलेगा, एक क्वेश्चन में 3 मिनट मिलेंगे आपको, 3 मिनट से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। तो 1 घंटे में एमसीक्यू खत्म कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर बचा कितना टाइम, 3 घंटा बचा। 3 घंटा 60 नंबर के लिए बचा। तो विथ 5 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 12 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं, 3 घंटा है 60 नंबर के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए आपको लगाने होंगे। तो कितने, 2.5 घंटे हुए। 30 मिनट अभी भी बच रहे हैं, 30 मिनट अभी भी बच रहे हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में आधी घंटा लगाना है, हाफ एन आवर लगाना है। ठीक है, 1 घंटे हो गए एमसीक्यू में, 30 मिनट्स हो गए 5 क्वेश्चन में, कितने हुए, 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, आधी घंटे अभी बचे हुए। यू विल बी लेफ्ट विथ 30 मिनट्स, 30 मिनट अभी बचे हुए। इट कैन बी केप्ट एज रिजर्व, इमरजेंसी, कंटिजेंसी। 30 मिनट आप अपने रिजर्व रखिए, पता नहीं किसी क्वेश्चन में ज्यादा भी टाइम लग सकता है, किसी में कम भी टाइम लग सकता है। तो 30 मिनट आपको ग्रेस रखने चाहिए और आपको 3.5 घंटे का शेड्यूल बनाना चाहिए और 30 मिनट आपको कंटिजेंसी मिनट्स रखने चाहिए। ठीक है सर, डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जाम। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाइए, नहीं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके रहूंगा, कैसे सॉल्व नहीं होता मैं देखता हूं। आप लड़ रहे हैं, उस क्वेश्चन से लड़ाई करने लगे आप, ऐसे मत करिए। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, वेस्ट मत कीजिए। 8वां नंबर पॉइंट, सॉल्व ऑल सब पार्ट्स ऑफ ए गिवन क्वेश्चन इन वन प्लेस। जितना भी एक क्वेश्चन का सब पार्ट्स है उसको एक प्लेस में रखिए, वन आफ्टर अनदर इन सीक्वेंस। मतलब अगर वन में, देखिए मैं बता दे रहा हूं इसका क्या मतलब है। जैसे केस स्टडी 1 है, केस स्टडी 1 है, इसमें कितने पार्ट्स है, 1.6 एक क्वेश्चन है, 1.7 एक क्वेश्चन है, 1.8 एक क्वेश्चन है। तो आप इस तीनों क्वेश्चन को एक साथ ही करेंगे। हाँ, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, 1.8 आप पहले ले सकते हैं, 1.7 बाद में ले सकते हैं, फिर 1.6 ले सकते हैं, लेकिन 1.6 के बाद सीधा 2 केस स्टडी 2 नहीं होना चाहिए। एक केस स्टडी को एक ही जगह सॉल्व करें, उसके सारे क्वेश्चन एक ही जगह सॉल्व करें। ठीक है, फॉर इनकम्प्लीट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए और प्रोसीड फर्दर एट योर लेजर। आप आगे बढ़िए। द स्पेस लेफ्ट, जितना आप जगह छोड़ेंगे कम से कम 50 से 100% ज्यादा होना चाहिए। आपको लगता है अगर 2 पेज मुझे जरूरत है तो आप 3 पेज लगाइए, 4 पेज छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 पेज ज्यादा छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक जगह एक क्वेश्चन को मैनेज करिए, एक इधर एक उधर प्लीज मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को एक ही जगह सॉल्व करना है। विद इन द पार्ट्स यू कैन टेक एनी क्वेश्चन, मतलब 1.6 या 1.7 वो कभी भी इधर उधर ले सकते, लेकिन सीक्वेंस एक क्वेश्चन का एक ही जगह होना चाहिए। 1A 1B 1C या 1B 1C 1A ये चलेगा, ये चलेगा, लेकिन 1A के बाद सीधा 2A ये नहीं चलेगा। चौलबे नाय, चौलबे नाय। ठीक है, तो प्लीज इस सब चीज को ध्यान रखिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखता हूं, आंसर शीट देखता हूं जिसमें ये सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। ट्राई एंड स्टार्ट ए न्यू आंसर ऑन ए फ्रेश पेज। एक नया क्वेश्चन हमेशा फ्रेश पेज से शुरू करिए, मतलब 1A फ्रेश पेज से शुरू होगा, 1B फ्रेश पेज से शुरू होगा, 1C फ्रेश पेज से शुरू होगा। इफ यू हैव ए फ्यू लाइंस रिमेनिंग ऑन द सेम पेज, थोड़ा जगह बच जाता है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ईच सब पार्ट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए न्यू पेज, हर एक नए पेज से सब पार्ट शुरू कीजिए। जैसे 1.6 नए पेज से शुरू होगा, 1.7 नया पेज से शुरू होगा, 1.8 नया पेज से शुरू होगा। देखिए ये मेरे पास एक मार्क्स आंसर शीट है। अब देखिए प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा खराब, जहां थोड़ा सा जगह रहता है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साथ साथ प्रेजेंटेशन मत कीजिए, ये प्रेजेंटेशन को मैं सही नहीं मानता हूं। ठीक है, फाइन, आगे से ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर, चलिए। योर हैंडराइटिंग शुड बी नीट। मैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, इतना गंदा हैंडराइटिंग, स्टार्टिंग से ही अगर गंदा लिखेंगे तो आगे चलकर भविष्य कैसे बनेगा? भविष्य तो अंधकार है। आप हैंडराइटिंग पहले से ही अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं देखता हूं कि बच्चे हैंडराइटिंग सही मेंटेन नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड 2 सेंटेंस एंड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स या 2 सेंटेंस के बीच में प्रॉपर स्पेस रखिए, प्रॉपर जगह रखिए। एकदम बहुत ज्यादा मिसमैच मत कीजिए। इतना ज्यादा खिचड़ी बना देते हैं आंसर शीट में कि एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है उसको समझ ही नहीं आता कि नया पार्ट कहां से शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये एक प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है, एक एक लाइन आपको छोड़ा जा रहा है, ए के बाद बी पॉइंट लिखा गया है, सी पॉइंट लिखा गया है। इस स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा सिक्योर मिला था एग्जाम में। ए बी सी डी, आप देखिए प्रेजेंटेशन कितना अच्छा यहां नजर आ रहा है। ठीक है, फाइन सर, प्रेजेंटेशन ये भी मैं अच्छा मानूंगा। अंडरलाइन टू हाईलाइट मेजर पॉइंट्स, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, अंडरलाइनिंग टेक्निक जरूर यूज कीजिएगा। नंबर 13, अवॉइड अननेसेसरी कटिंग एज मच एज यू कैन। सिर्फ कटिंग हो रही है, सिर्फ कटिंग कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ज्यादा कटिंग मत कीजिए। देखिए अगर मजबूरी में कटिंग करनी पड़ी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करिए कम से कम कटिंग होने की। डू नॉट राइट एनीथिंग बियॉन्ड द मार्जिन गिवन। मार्जिन में ही लिखिए, मार्जिन के बाहर मत लिखिए। बेसिक बात है जो क्लास 1-2 में आपको सिखाई गई होगी, लेकिन आज आप इतने बड़े बन गए, इतने बड़े होने के बावजूद भी आप ये बात नहीं समझ रहे हैं, तो आप कब समझेंगे? मार्जिन के बाहर मत लिखिए। ये देखिए, ये मार्जिन नीचे खत्म हो रहा है, नीचे आंसर उन्होंने लिख दिया। ये मेरे प्रेजेंटेशन बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। मार्जिन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट पेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जगह पूरा लगता है लगने दीजिए। ये देखिए मार्जिन यहां पे दिया और मार्जिन के इधर लिख दिया इन्होंने, ऐसा मत कीजिए। मार्जिन में मेंटेन करिए मार्जिन। तब तो मार्जिन का मतलब ही क्या है, वहां पर क्वेश्चन नंबर लिखने का जगह है वो। राइट क्वेश्चन नंबर क्लियरली, क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखें। आप देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर ही समझ में आ रहा कि क्वेश्चन नंबर है कौन सा। ये फाइन सर। Also write sub parts question number with main serial number like 1A and not simply A. Simply A मत लिखिए, 1A अगर सब पार्ट है तो 1A लिखिए प्रॉपर, सिंपल A मत लिखिए। जैसे 2B है तो 2B लिखे, और दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक जगह लिखे, या तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे मार्जिन के साइड, या सेंटर पे लिख सकते हैं। 2B दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इन समझ में आया, ऊपर 1A लिखा हुआ है, फिर 1B लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर अपने आप में समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा नंबर अटेम्प्ट किया जा रहा है। आप हमेशा एग्जामिनर की गलती बताते हैं, आपकी भी तो गलती है ना कुछ, आप उसको तो सुधारो। आप हमेशा दूसरों की गलती बताते हो, अपनी गलती भी तो सुधारोगे आप देखो 1A 1B 1B, यहां पे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन नंबर ही कौन सा है, तो जो ज्यादा बार लिखा हुआ वही नंबर होगा, मतलब 1B होगा। ऐसा एग्जामिनर एस्टिमेट करेगा, और क्या कर सकता है। आप देखिए कटिंग हो रहा है यहां पर अगेन, और नंबरिंग का पता नहीं, बी लिखकर छोड़ दिया गया, इसमें नंबरिंग लिखना पड़ेगा, 1B है या 2B है। ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही नहीं है। कट द पेज विच यू लेफ्ट ब्लैंक एट द एंड, जो पेज आपका एग्जाम के एंड में ब्लैंक हुआ है उसको कट कर दीजिए। जो पेज आपका ब्लैंक छूट रहा है उसे कट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कट करना है। ठीक है, फाइन, बात समझ में आती है? आती है सर। बिफोर लिविंग होम, घर से निकलने के पहले आप चेक कर लीजिए कि आपकी आईडी कार्ड, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल सब कुछ है कि नहीं तो वहां एग्जाम हॉल में सब फ्रेंड्स लोग से मांगेंगे, आप मुझे पेंसिल दे दो, मुझे पेन दे दो, मुझे इरेजर दे दो। आप जब घर से निकले तो ये देख के निकले कि सब कुछ आपके पास है कि नहीं। सारे जो चीजें आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी,
मस्ट कीप एक्स्ट्रा कैलकुलेटर, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर रख लीजिए, एक एक्स्ट्रा बैकअप के लिए पेन पेंसिल वगैरह रख लीजिए, क्या पता कैलकुलेटर समय पे धोखा दे दे, ऐसा बहुत बार हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो प्लीज एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर लेकर चलें। टाई द आंसर बुक स्ट्रांगली विथ थ्रेड प्रोवाइडेड इन एग्जाम, जब एग्जाम हो जाए तो जो आप सप्लीमेंट लेते हैं उसको अच्छे से धागे से बांधिए टाइट कर कर। सर स्टेपल लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, स्टेपल आप खुद लेकर जाइएगा, बड़ी स्टेपल होनी चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी स्टेपल से काम नहीं चलेगा, उससे सही से नहीं बन पाएगा। स्टेपल भी आप लेकर जा सकते हैं और धागे बहुत अच्छे से कस के लगाइएगा। ऑल्सो स्टेपल देम, स्टेपल भी कर सकते हैं, कैरी योर ओन स्टेपलर, थोड़ा बड़ा स्टेपलर होना चाहिए, हैवी ड्यूटी स्टेपलर होना चाहिए, ठीक है सर। कैंडिडेट शुड नॉट टाई अप द अनयूज्ड आंसर बुक, जो आंसर बुक आपने यूज नहीं किया है, जो आंसर सप्लीमेंट आपने लिया और जो आपने यूज नहीं किया वो रिटर्न कर दीजिए, उसको टाई करने की जरूरत नहीं है। अनयूज्ड आंसर बुक शुड बी हैंडेड ओवर टू द इनविजिलेटर। यूज ए हाई क्वालिटी पेन, अच्छी क्वालिटी ऑफ पेन यूज करें। जब हम बचपन में जब हमने एग्जाम दिया था सीए का, तो हम क्या करते थे, जो पेन ऑलरेडी हम यूज करते थे ना, उसको 50% जैसे उसका रिफिल कंप्लीट होता था हम उसे रख लेते थे। मतलब हम बहुत यूज्ड पेन का हम कलेक्शन बना लिए थे जो एग्जाम हॉल में हम यूज करते थे। यूज्ड पेन, एकदम नया नया पेन एग्जाम हॉल में यूज मत करिए, जो यूज्ड पेन है उसको यूज कीजिए। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, मान लीजिए विराट कोहली फाइनल का वर्ल्ड कप मैच खेलने जा रहा है, तो क्या वो नए बैट को यूज करेगा या पुराना बैट यूज करेगा जिसमें उसका हाथ बिल्कुल सेट है, जिसमें उसका हाथ बिल्कुल फिट है? वो पुराना बैट यूज करेगा क्योंकि उसमें उसकी ग्रिप बनी हुई है, उसमें उसने ऑलरेडी छक्के चौके मारे हुए हैं, वो नया पेन यूज नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि पुराने पेन जो आप यूज कर रहे हैं उसका 50% जैसे रिफिल कंप्लीट होता है उसको आप कलेक्ट करते रहिए, कलेक्ट करते रहिए, और वही एग्जाम में आप यूज करेंगे, उसी पेन से आप यूज करेंगे, ठीक है, फाइन सर। ये मेरा अपना तरीका है, आपको अच्छा लगा तो आप यूज कर सकते हैं। एज पर ICAI ब्लैक पेन ही यूज करना है, ब्लैंक इंक पेन ही यूज आप कर सकते हैं, ब्लू रेड नहीं चलेगा, ओनली ब्लैक चलेगा। कैंडिडेट शुड राइट द आंसर ओनली इन ब्लैंक इंक एंड इन नो अदर कलर, कोई अदर कलर नहीं, सिर्फ ब्लैक इंक से ही आपको अपना आंसर शीट लिखना है, आंसर्स लिखने हैं। डू नॉट यूज एनी इंक अदर देन ब्लैक, हाइलाइटर और अंडरलाइन और कोई भी आप दूसरा इंक यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक ही यूज करेंगे। यू कैन डिनोट 1 और 2 पेज एज रफ पेपर। आप अगर रफ पेपर बनाना चाहते हैं तो आंसर शीट में सबसे पीछे 2 पेज आप रफ के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप क्लियरली मेंशन करिए रफ पेपर और एंड में जाके उसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। रफ पेपर एंड में ही आंसर शीट क्या बनाएंगे और एंड में जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसको क्रॉस कर दीजिएगा और क्लियरली इंडिकेट कीजिएगा रफ। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऊपर लिखा हुआ नहीं है रफ, ऊपर रफ नहीं लिखा हुआ है और इन्होंने क्रॉस भी नहीं किया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे रफ का। ये आंसर शीट है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। हालांकि अगर क्रॉस कर दिया तो ठीक है, ऊपर हेडिंग लिखना पड़ेगा रफ, ऊपर रफ हेडिंग लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं चलेगा, ऊपर रफ लिखना पड़ेगा और कट करना पड़ेगा। हालांकि कट यहां पे किया हुआ है। क्रॉस दो इट नीटली सो इट कैन बी सीन, अच्छे से क्रॉस कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। रीच द एग्जाम सेंटर, एग्जाम में आधी घंटा पहले पहुंचिए, लेट मत होइए, आधी घंटा पहले पहुंचिए, उस इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अननेसेसरी टेंशन होगा और टेंशन आपके एग्जाम को खराब कर देगा। हाफ एन आवर पहले पहुंचिए एग्जाम हॉल में, ठीक है सर, डिले नहीं होना चाहिए। डू नॉट डिस्कस एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉब्लम, एग्जाम से पहले कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस ही मत कीजिए एग्जाम हॉल से पहले, नहीं तो वही माइंड में रहेगा और सारी चीजें आप भूल जाएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन आपके ध्यान में रहेगा। कुछ डिस्कशन नहीं करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन डिस्कस करना ही नहीं है, नियम मान लीजिए, ठीक है सर, डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। डू नॉट हैव कैरी ओवर इफेक्ट, एग्जाम जब खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो ये आपको आगे एग्जाम्स को खराब कर देगा। मतलब डिस्कशन करना ही नहीं है, एग्जाम पूरा खत्म हो जाए उसके बाद आपको जितना डिस्कशन करना है करिए, ऐसे
हर एग्जाम के बाद डिस्कशन मत कीजिए। डू नॉट डिस्कस द सॉल्यूशंस, अप्रोचेस, आंसर्स ऑफ एनी पेपर विथ योर फ्रेंड। किसी से डिस्कस मत कीजिए। डू नॉट हैंड ओवर योर आंसर पेपर बिफोर 4 आवर्स या 3 आवर्स। मतलब अगर आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाता है तो आप पेपर जमा मत कीजिए, आप रिवीजन करिए, आप देखिए कहीं गलती तो आपसे नहीं हुआ है। इवन दो यू मे हैव कंप्लीटेड योर पेपर, गिव योरसेल्फ सफिशिएंट टाइम फॉर रिव्यू एंड चेकिंग। जिन बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 मेरे सिक्योर किया है, उन्होंने पेपर बहुत जल्दी खत्म कर लिया था, लेकिन उन्होंने बार बार रीचेकिंग की और रीचेकिंग में भी उनको 1-2 गलतियां पता चली। जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है सर। 24, ensure 5 revisions before you appear for the exam. In other words, a minimum of 5 readings should have been completed by the time you appear for the exam. कम से कम 5 रीडिंग होना जरूरी है। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप 5 रीडिंग कर लेंगे तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। मेरी जो मटेरियल है, जो मैंने आपको इश्यू किया है, मैं अपने सब्जेक्ट की आपको गारंटी दे रहा हूं, 200% मैं गारंटी दे रहा हूं। आप 5 रिवीजन करिए, फुल फ्लेश रिवीजन करिए, एक एक चीज अपने हाथ से सॉल्व करिए, और फिर आप फेल हो जाए तो मुझे बताना, आप हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने जो क्लास का मटेरियल बनाया है वो कभी आपको फेल करवा ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड आप रिवीजन बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, फाइन। ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, ईट फूड्स दैट आर लाइट। फूड खाना सही खाइए। लोगों को मैंने देखा है सिर्फ खाते रहते और कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते, उसको हजम ही नहीं करते। ये नहीं चलेगा। आपको खाना सही खाना है। एग्जाम से पहले क्या खाने से आपकी ब्रेन बूस्ट होगी वो देखना है। बादाम हो गया, अखरोट हो गया, दही हो गया, लाइट फूड रखिए, फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, चावल मत खाइए, हैवी फूड्स मत खाइए। ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम की बातें। लाइट रखिए अपने आप को। आप जितना लाइट रखेंगे माइंड उतना ही ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो ये जो डाइट की बात है वो डेफिनेटली आप डाइटिशियन के पास जाइए और अपना एक डाइट चार्ट बनाइए। हालांकि आजकल हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन। आप प्रॉपर अपना डाइट चार्ट बनाइए। एग्जाम से पहले आपको वो प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। स्लीप बिफोर एन एग्जाम इज क्रूशियल। आप अच्छी नींद लीजिए। दिन भर सोने का आदत भी खराब है, कम सोने का आदत भी खराब है। योर माइंड रेस्पॉन्ड क्विकर एंड बेटर व्हेन इट्स वेल रेस्टेड। टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस you should try to get at least 8 hours of sleep। 8 घंटे, 8 घंटे आपको कम से कम सोने चाहिए बिफोर बिग एग्जाम, एंड नॉट लेस देन 6 आवर। कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा भी सोना खराब, इससे कम सोना भी खराब। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रीड न्यू टॉपिक्स बिफोर एग्जाम। नए नए टॉपिक्स एग्जाम से एक दिन पहले मत पढ़िए। जो पढ़ लिया उसी को रिवाइज करिए। कोई नए टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज यू मे टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी रिमेंबर्ड। लर्निंग बिफोर द एग्जामिनेशन इज जस्ट लाइक क्रैमिंग, एंड क्रैमिंग विल मेक यू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। जो पढ़ा था वो भी भूल जाओगे, और ये जो क्रैम किए हो वो तो भूलोगे ही भूलोगे। बहुत बार नींद के ऊपर भी बच्चे बोलते हैं कि सर मैं रात भर जग कर पढ़ाई किया हूं और एग्जाम देने जा रहा हूं। आप एक एग्जाम तो दे लेंगे, लेकिन आपका वो जो आफ्टर इफेक्ट है, आप इतना सो जाएंगे उसके बाद। 2 दिन रात को जग लिए और 5 दिन ऐसा सोए कि 2 दिन से भी ज्यादा सो लिए। तो ऐसा काम मत कीजिए। कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एक रूटीन बनाइए और कंसिस्टेंट रहिए। तो ये जो जितनी सारी बातें हैं वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जाम कैंडिडेट जो आईसीआई द्वारा दिया जाता है उसके बारे में मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए। Do not make write religious symbol, prayer like God's name, Guru name, Om Vishnu, swastik 786 and the like anywhere in the answer book। बहुत लोग लिखते हैं ओम विष्णु, विष्णु जी का मंत्र लिखते हैं, राम जी का मंत्र लिखते हैं, नमो अरिहंतनम लिखते हैं। ऐसा कुछ मत कीजिए। कुछ भी रिलीजियस सिंबल यूज मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका आंसर एग्जाम का डिपार्टमेंट कह रहा है कि डू नॉट मेक सच रिमार्क। भगवान प्लीज मुझे पास करवा देना। आप आंसर शीट में लिख रहे हो, आप आंसर शीट में अपील कर रहे हो। डू नॉट राइट मेक इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स, राइट मेक अपील फॉर मार्क्स। हे भगवान मुझे पास करवा दो, ये आंसर शीट में मत लिखो। बहुत बार तो नोट ही चिपका देते हैं लोग कि मुझे पास करवा दो, 100 रुपए का नोट मत लगाना और नोट लगा देते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है। आप नहीं करते अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है। तभी एग्जाम का डिपार्टमेंट लिख रहा है, आपका ICAI, हर एग्जाम के डिपार्टमेंट वाले लिखते हैं इंस्ट्रक्शन में कि ऐसा आप काम बिल्कुल नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी जो आस्था है आपके दिल के अंदर रहनी चाहिए, आप उस आस्था को आंसर शीट में मत लिखिए। मॉक टेस्ट, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे, आप एक मॉक टेस्ट पेपर कम से कम देना चाहिए। मेरा मानना है कम से कम अगर 5 मॉक टेस्ट पेपर आप दे, मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, एग्जाम का पूरा रिप्लिकेशन आप करते हैं, 5 मॉक टेस्ट पेपर अगर आप देंगे तो आपका फेल होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है और आप हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने का सोच सकते हैं। 5 मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देना चाहिए। अभ्यास चीजों को आसान बना देता है, अभ्यास चीजों को आसान बना देता है। किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। स्किल्स एनहांस कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। आप जितना मॉक टेस्ट पेपर देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंट मेरे तरफ से, मैंने 30 पॉइंट्स ये बनाए हैं। आई होप एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा। 30 पॉइंट्स को अगर आप अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कभी फेल नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है। जो मैंने 30 एग्जाम इंस्ट्रक्शंस आपको बताए वो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये आपको सक्सेस का रास्ता है, ये एग्जाम पास होने का रास्ता है। ये लास्ट पॉइंट मेरे तरफ से, टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लीजिए बिफोर आंसरिंग ईच क्वेश्चन या बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले 5 मिनट शांति से एकदम बैठ जाइए। बहुत हाई तौबा मत मचाइए। अब टेंशन भूल जाइए, अब जो पढ़ लिया अब तो कुछ हो नहीं सकता, 5 मिनट में तो कुछ हो नहीं सकता। आप 5 मिनट बैठिए और डीप ब्रीथ लीजिए। दिस हेल्प्स यू टू टेक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विच इन टर्न एक्टिवेट्स योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम्स, आपके ओपन अप हो जाएंगे। प्लीज ये एक्सरसाइज कीजिए, टेक डीप ब्रीथ बिफोर एग्जाम। हर एग्जाम से पहले, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अगर आप ये करें, हर 5 सेकंड ही करना है, डीप ब्रीथ लीजिए, तो आप देखिएगा आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये काम मेरे लिए करेंगे। टेंशन बिल्कुल भूल जाइए। आप देखिए इस तस्वीर को देखिए, लोग टेंशन में आ जाते हैं, लोग इतना टेंस्ड हो जाते हैं कि एग्जाम, सब कुछ पढ़ा होता है, पूरा 1 साल मेहनत किया है बच्चे ने, लेकिन लास्ट मोमेंट में आकर वो फेल हो जाता है, वो टेंस्ड हो जाता है। ये नहीं चलेगा। और ये जो कल करने की आदत है उसे भूल जाइए, आज से ही ये सब चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल करते करते एक दिन काल आ जाता है और फिर यही बात याद आती है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी अपनी टेबल कुर्सी को अपना संसार बना लो, अभी अपने टेबल कुर्सी को अपना संसार बना लो, बाद में पूरा संसार तुम्हें अपना बनाएगा, बाद में पूरा संसार तुम्हें अपना बनाएगा। फोकस करिए, फोकस। मेरे पास एक इमेज है, आई होप आपको ये इमेज पसंद आएगा। इस इमेज में जो ब्लैक डॉट है, ब्लैक जो प्लस का साइन है, उस पर कंसेंट्रेट कीजिए। 5 सेकंड 10 सेकंड आप कंसेंट्रेट कीजिए। आप देखिएगा जो ऑब्स्ट्रकल्स हैं, जो पिंक डॉट्स हैं, वो ऑब्स्ट्रकल्स हैं, वो अपने आप गायब होना शुरू हो जाएंगे। प्लीज एक बार आप कंसेंट्रेट कीजिए और जैसे गायब हो मुझे बताइए। ब्लैक डॉट पे कंसेंट्रेट करना है। क्या पिंक डॉट्स गायब हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं? यस और नो? नहीं हो रहे? फिर से आप देखिए, एक बार प्लस साइन पे कंसेंट्रेट कीजिए। हो रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये क्या है, ये जो पिंक डॉट्स हैं वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं। कोई मोबाइल फोन है, कोई आपका टीवी है, कोई आपका कोई गेम आप खेलते हैं वो है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी। हालांकि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई चीज आप पे ये नहीं बोल रहा कि आपको करना ही है, आपके अपने भी तरीके हो सकते हैं। आपको बस कंसंट्रेशन करना आना चाहिए। कंसंट्रेट आप करें कोई चीज में तो उस चीज का आउटकम अच्छा निकलेगा। मैं बस इतना ही कह रहा हूं। तो ये इमेज मैं डेफिनेटली इस वीडियो के साथ यहां पर लिंक में दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ये इमेज आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए, आप डेली फॉलो कीजिए। आप देखिएगा आपका कंसंट्रेशन कहां से कहां पहुंच जाएगा।
एक और इमेज है, तो ये दोनों इमेज में आपको दे दूंगा, आपको जो इमेज लगे, जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं दैट आर डिस्ट्रैक्शंस, उससे हमें बचना है, उससे हमें बचना है। याद रखिएगा, हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, ईश्वर ने हर किसी को हीरा बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है, जो तराशने की हद से गुजरता है। याद रखिएगा, दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान देना शुरू करो। दरअसल तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाता है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। आप पॉजिटिव चीजों में ध्यान दीजिए। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है? माना कि अंधेरा घना है, माना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल रही है दुनिया में, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। कितनी बड़ी अंधकार क्यों ना हो, एक दिए की बाती, एक दिए उस पूरे अंधकार को गायब कर देता है। तो अंधकार ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आप अपने मन के अंदर जो ज्वाला है उसे जगाए रहें। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। याद रखिएगा, पांव में मोच और छोटी सोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं। आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सुनने को मिलता है अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स लोगों से, यार तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तुम बिल्कुल सही से नहीं कर रहे हो। बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलते हैं। अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। तो आप आईना जरूर बनोगे। दूसरों को सोता देख जो आंखें जाग के पढ़ती है, दूसरों को सोता देख जो आंखें जाग के पढ़ती है, वो हमेशा सब पर राज करती है। तो नो स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस बंद कीजिए, अपने जिंदगी से स्ट्रेस को गायब कीजिए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके एट द एंड। टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। काम शुरू करिए, डेली 5 रिमाइंडर सेट करिए। आई एम अमेजिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई विल बी पॉजिटिव, आई विल नॉट गिव अप, आई विल बी सक्सेसफुल। ये 5 चीजें अपनी जिंदगी में हमेशा बोलिए, हमेशा लिख लीजिए। 5 लाइन हर दिन बोलिए, क्योंकि आपको अपने से मोटिवेशन को ढूंढना है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने, हमेशा नहीं आएगा। हमेशा हर दिन आपको मोटिवेशन चाहिए, तो खुद अपने अंदर से मोटिवेशन को जगाना पड़ेगा। 5 डेली रिमाइंडर्स आप अपने आप को दीजिए। आई कैन, आई विल, आई मस्ट। जिंदगी जो शेष है वही विशेष है। अब जो हो गया सो हो गया, आगे जो जिंदगी बची है उसको बहुत अच्छा बनाएं, बहुत अच्छी क्वालिटी से आप जिए। असल में वही जिंदगी के चाल को समझता है, असल में वही जिंदगी के चाल को समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है, गुलाल समझता है। याद रखिएगा, हम इंडियन एजुकेशन से पढ़कर ही लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। जब इतना कभी सोते थे जमीन पर, आज सैलरी है हजारों हजारों करोड़ों रुपए की। ये भी इनके पापा जब इनको यूएसए भेजे थे तो पूरे साल की सैलरी एक फ्लाइट के टिकट में उन्होंने खर्च कर दी थी। आज आप सोच सकते हैं, 1 मिनट जब वो फोन पे बात करते थे अपने घर पे, तो उनके पापा की पूरी सैलरी की कीमत, 1 महीने की सैलरी की कीमत 1 मिनट के फोन कॉल के बराबर रहती थी। सुंदर पिचाई। सीबीएसई स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति आज वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम भी सेम स्कूलिंग, सेम सिलेबस पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो मन में मोटिवेशन रखिए, मन में उत्साह रखिए, हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को लेकर जाना है, नेगेटिविटी से दूर होना है, और कल ना करके आज पे विश्वास करना है, क्योंकि कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। तो आपको भी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव बनना है। याद रखिएगा, गिव योरसेल्फ टाइम। अपने आप को टाइम दीजिए। हो सकता है अभी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन यह वक्त गुजर जाएगा। इट्स नेवर टू लेट। फॉरवर्ड एवर, बैकवर्ड नेवर। आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। आप खुद अपने आप से बोलिए कि मैं दिन पर दिन अच्छा बनता जा रहा हूं। द लेस यू रेस्पॉन्ड टू नेगेटिव पीपल, द मोर पीसफुल योर लाइफ विल बिकम। जितना आप कम नेगेटिव पीपल पर रेस्पॉन्ड करेंगे, उतना ही देखिएगा आपका जिंदगी उतना ही अच्छा बनता जाएगा। जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गया बरसों। जिसने कहा आज, उसने किया राज, उसने किया राज।
एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का तो वक्त आता है, अपना दौर आएगा, अपना दौर आएगा। ये सब आपके लिए है, आपका भी एक दिन दुनिया में डंका बजेगा, आप भी मेहनत करोगे और सफल होंगे, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर का नाम रोशन करोगे। तो यही सोच के साथ कि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, क्योंकि ये एक पड़ाव है, एग्जाम क्लियर करोगे तो जिंदगी में और आगे बढ़ोगे। इस सोच के साथ कि अपने एग्जाम को आप सीरियस लोगे और ये सारी कही हुई बातों को आप समझोगे, मानोगे और फॉलो करोगे। याद रखिएगा, हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, और संघर्ष और कठिनाइयां सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन नहीं आते। तो आई होप आपके लाइफ में अच्छे दिन जरूर आएंगे। अभी स्ट्रगल वाले दिन हैं, ये जरूर बीत जाएंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन के वीडियो को विराम देता हूं। फाइन सर।